हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं केटी की थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 6 के साथ। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं सब पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। तो आइए बच्चों ऐसा करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस का सिलसिला, है ना। और बेटा मेन टारगेट भी यही था कि मेरे को हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को टच करना है। तो एक एक वैरायटी को टच करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो कि अभी तक के कंटेंट पे बन सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को टच करेंगे। और कोशिश आप लोग ये करेंगे कि एक क्वेश्चन आपने देखा कि क्वेश्चन आपके सामने आया है ना, या क्वेश्चन अगर मैंने डिक्टेट किया तो प्लीज नोट इट डाउन और फिर उसको आप कोशिश करिए सॉल्व करने का। अगर आप उसको सॉल्व कर पाते तो बस समझ लीजिए कि आधा काम डन हो चुका है। तो प्यारे बच्चों बस मेरा टारगेट केवल आज के लिए एक ही है, और वो टारगेट बेटा ये है कि आपको हर एक चीज प्रैक्टिस कराऊं। लेकिन मजा तब है जब आप एक क्वेश्चन देखें, आप उसको अटेम्प्ट करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें प्ले करके। अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने वाले हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, या फायदा होगा तो कम होगा। बेटा मैं चाहता हूं कि जो भी प्रैक्टिस है हमारी लेक्चर में हो जाए। बहुत ज्यादा होमवर्क देने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने से नहीं होगा। जितने मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं बिल्कुल ही एक मतलब इस लेवल पे प्रैक्टिस करा रहा हूं कि मतलब इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपको कोई खास फायदा नहीं रहेगा। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा उतने मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन आप लोग साथ साथ अटेम्प्ट करते चलिए, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ प्यारे बच्चों। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखवाने वाला हूं, प्लीज फटाफट से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक सिस्टम दिखा रखा है, चलिए पहले मैं वो सिस्टम आपके सामने दिखा देता हूं। ये है कि ये एक ट्यूब है, ठीक है। यहां एक पिस्टन है, ठीक है। यहां एक इससे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 1000 न्यूटन पर मीटर, और इसमें इनिशियल कंप्रेशन है 0.1 मीटर, ठीक है। दबा हुआ है 0.1 मीटर से। यहां पे कोई गैस ट्रैप्ड है, ठीक है। ये भी एक पिस्टन है ना। तो यहां पे कोई गैस ट्रैप्ड है। यहां पर मेरे को कितने फोर्स से इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब मेरे को कितना फोर्स इस पे लगा के रखना पड़ेगा सो दैट पिस्टन डजंट मूव राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स, है ना, सो दैट पिस्टन मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द होल्डिंग फोर्स, है ना। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और जिसमें इनिशियल कंप्रेशन है 0.1 मीटर, ठीक है। और बाकी पूरी दुनिया में वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है। यहां पे भी वैक्यूम है, यहां पे भी वैक्यूम, दैट इज गैस खाली और खाली यहां पे। तो सबसे पहला पार्ट है कितने फोर्स से हमको इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। एरिया जो दे रखा है दोनों पिस्टन का, जो एरिया है वो दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी दुनिया में वैक्यूम है। ये जो एयर कॉलम की लेंथ है दैट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एयर कॉलम की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। आपको सबसे पहली बात बतानी, होल्डिंग फोर्स और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है इस गैस का, ठीक है। अब बेटा मेरे को बस आपको ये बताना है सबसे पहले, व्हाट इज दिस होल्डिंग फोर्स। होल्डिंग फोर्स कितना होगा, मतलब फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस पिस्टन इन इक्विलिब्रियम। तो बेटा देखो मेरी बात सुने ध्यान से। एक बेटा इधर से फोर्स आ रहा है kx, आप ध्यान से देखिए, इधर से फोर्स आ रहा है kx, है ना, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी kx की 100। तो बेटा उधर उतना ही इधर से आएगा तो ही तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो दिस फोर्स शुड बी 100। बेटा 1000 into 0.1 विल बी 100। kx की जो वैल्यू आएगी वही तो f होना चाहिए, जितना इधर से उतना इधर से, और ये 1000 और ये 0.1, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई 100 न्यूटन। पहला पार्ट ओवर, पहला पार्ट ओवर, ठीक है। दूसरा पार्ट लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कंटेन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कंटेन्ड। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है इसमें, है ना, कितने कंटेन कर रखे हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपको ये बताना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कंटेन्ड, प्लीज पॉज द स्क्रीन, है ना, एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे पीवी बाय आरटी। प्रेशर कितना है, प्रेशर मान लो अंदर पी है, तो पी इंटू ए इधर वो फोर्स हो गया, और ये इक्विलिब्रियम में तो उतना ही एफ होगा।
बेटा यहाँ पर मैंने ऐसे नहीं किया था पहले पार्ट के लिए कि kx को pa के बराबर करूं, है ना, और फिर pa को f के बराबर करूं और फिर बोलूं kx इक्वल टू pa इक्विलिब्रियम में और pa इक्वल टू f, देयरफॉर kx इक्वल टू f। ये इंटरनल फोर्स है बेटा, जो एक्सटर्नल फोर्स आ रही है ये दोनों है, और एक्सटर्नल फोर्स का सम जीरो होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा, इंटरनल का सम तो जीरो होता ही होता है। तो pv बाय rt। अच्छा प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर निकालो तो p इंटू ए, और एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4 दैट इज 10 की पावर माइनस 3, p इंटू ए बराबर f 100। तो p कितना आ गया 10 की पावर 5। यहां से बेटा प्रेशर हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, निकल के आ गया 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10 की पावर 5। वॉल्यूम कितनी आ गई, वॉल्यूम तो लेंथ इंटू एरिया है ना, तो लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितनी हो जाएगी 1 मीटर, और एरिया कितना है, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर में। तो वॉल्यूम हो गई लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया, ठीक है। आर कितना होता है 8.314 25/3 अप्रोक्सीमेटली, और टेम्परेचर केल्विन में बेटा कितना हो जाएगा 27 प्लस 273, तो इक्वल टू 300 केल्विन। तो यहाँ पे आप 300 ये लिख दीजिए। तो यहाँ पे बेटा क्या कट रहा है, ये 3 कटेगा, ये 100 कट जाएगा पूरा, है ना। बेसिकली ये 100 पूरा काट सकते हैं, कहाँ से काट सकते हैं इससे, है ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, करेक्ट है, 10 की पावर 5 था। अब ये कितना बचा 10 की पावर 4, ओके। तो ये हो गया बेटा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 1 हो गया, तो 1/25 मोल्स। और अगर आपको चाहते हैं कि इसको मतलब पॉइंट में लिखना है तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, है ना, 100/25 हो जाएगा 4/100 हो जाएगा 0.04। वो डिपेंड करता है कैसे आपको ऑप्शन दिए होंगे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा मैंने कैसे किया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे pv/rt, प्रेशर कैसे निकाला p इंटू ए बराबर f किया, p इंटू ए बराबर f किया, है ना, प्रेशर आ गया। वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया से निकाली, एरिया भी पता था लेंथ भी पता थी, है ना, और r तो बेटा 8.314 होता है ना SI यूनिट्स में, तो 25/3 और टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल ली pv/rt से। प्रेशर कैसे निकाला, p इंटू ए बराबर f किया, p इंटू ए बराबर f किया। आई होप मैं आपको समझा पाऊँ बच्चों, ठीक है। तो ये हो गई। अब इसके बाद बेटा अगला पार्ट करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लिखेंगे। Piston on right hand is pushed. Piston on right hand is pushed so that spring gets compressed by the total 20 centimeter. Piston on right hand is pushed. इसको हमने push कर रहे हैं so that spring gets compressed by total 20 centimeter. Piston on the right hand is pushed so that spring gets compressed by total 20 centimeter. अभी 10 सेंटीमीटर से compress है 20 से हो जाए। अब find final volume of the gas, find final volume of the gas, find final volume of the gas. Assume process is isothermal. Assume process is isothermal. Calculate displacement of piston on the right hand side. Assume process to be isothermal. Calculate displacement of piston on the right hand side. ठीक है, आइए देखते हैं। इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है और एक बात और बतानी थी, फाइनल वॉल्यूम। चलिए इसको मैं रफ करता हूं बेटा। मोल्स हमको पता लग चुके 1/25, है ना। तो प्रेशर पता लग गया, है ना, नंबर ऑफ मोल्स 1/25, ठीक है। तो ये सब अब मेरे को नोन है, ठीक है, फोर्स भी नोन है। अब बेटा मेरे को क्या करना है, इसको 20 सेंटीमीटर से कॉम्प्रेस करना है। चलिए मतलब ये 20 सेंटीमीटर से कॉम्प्रेस हो गया, तो ये थोड़ा इधर आ गया पिस्टन, ठीक है। और ये 20 सेंटीमीटर से कॉम्प्रेस करने के लिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ा होगा। प्रेशर कैसे बढ़ेगा, इसकी वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, दैट इज ये इधर कुछ मूव किया होगा, ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुने ध्यान से। वैसे तो मैं आपको सिंपल ही बोलूं कि kx को बेटा x को मैंने डबल कर दिया, फोर्स डबल कर दिया, तो प्रेशर मैंने डबल कर दिया,
प्रेशर मैंने डबल कर दिया। और अगर प्रेशर डबल हो गया है, आइसोथर्मल कंडीशन है, पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, प्रेशर डबल तो वॉल्यूम हाफ हो गई है। दैट इज ये 100 से ये चीज 50 रह जाएगी। नहीं आया समझ में? मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, मेरी बात सुने बेटा। इधर से kx है और kx pa के बराबर है। पहले x था 10 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू को मैंने 10 से 20 सेंटीमीटर कर दिया, तो ये मैंने डबल कर दिया। देयरफॉर प्रेशर को मैंने डबल कर दिया। देयरफॉर अब जो फाइनल प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 × 10 की पावर 5। ये हो गया फाइनल प्रेशर। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया फाइनल प्रेशर। ठीक है, ये फाइनल प्रेशर हो गया जो मेरे को समझ में आ चुका है। तो फाइनल प्रेशर मेरे को क्लियर हो गया कि ये हो गया फाइनल प्रेशर, एक बात। दूसरी बात, अब अगर प्रेशर क्या हो गया, अब बेटा देखो, अगर मैं PV = nRT से पूछूं भैया कौन कौन कांस्टेंट हो, हाथ खड़ा करो, तो नंबर ऑफ मोल्स वही है, R वही है, टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो PV का प्रोडक्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर डबल हो गया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? हाफ। प्रेशर डबल तो वॉल्यूम हाफ। PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट तो वॉल्यूम हाफ। अच्छा, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया। एरिया तो कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम हाफ करनी तो लेंथ को हाफ करना है, तो ये 50 100 के बदले 50 हो जाएगी ये चीज। अब देखो बेटा, इसको 50 करना है, ये तो 10 इधर आ ही रहा है, तो बेटा ये 110 हो गया। 50 करने के लिए इसको 60 लेके आना पड़ेगा, इधर नहीं है बेटा। 100 से करना था 50, पर ये 10 इधर चला गया है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर पे चला गया, तो 10 सेंटीमीटर अगर ये इधर चला गया तो 110 हो गया। अब लेके जाना है 50 पे, तो इसका मतलब इसको 60 मूव करना पड़ेगा। 110 को 50 करने के लिए इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन ऑन राइट हैंड साइड इज 60 सेंटीमीटर। फाइनल वॉल्यूम पूछी तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? लेंथ इनटू एरिया। लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर, और एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कितना है? 10 × 10 की पावर -4। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, कोई भी खास दिक्कत की बात नहीं थी इसमें। अगर मेरे को क्वेश्चन एक बार रिपीट करना हो तो क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले इसमें कॉम्प्रेशन था 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर, पूछा था कितने फोर्स से इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो जितना इधर से फोर्स आएगा kx उसको इसके बराबर कर देंगे, तो kx की वैल्यू निकालना बड़ा आसान था। 100 × 0.1, 1000 × 0.1, 100 न्यूटन आ गई, तो यहां से फोर्स आ गए। ठीक है, अब पूछा था नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है PV/RT। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? PV/RT। तो PV/RT में R पता था 25/3, 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन है पता था, और प्रेशर कैसे निकालेंगे? P × A को F के बराबर कर दीजिए, तो यहां से प्रेशर आ जाएगा। वॉल्यूम लेंथ इनटू एरिया से आती है। तो पहले पार्ट, जो दूसरा पार्ट था नंबर ऑफ मोल्स निकालना, जो हमने निकाली है PV/RT से 1/25। दूसरा पार्ट, सॉरी ये दो पार्ट तो हो चुके, फोर्स निकाल लिया और दूसरा पार्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली। तीसरा पार्ट बेटा मेरे को क्या पूछा गया था? तीसरा पार्ट पूछा था फाइनल वॉल्यूम। तो बेटा फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना था? और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, ये थे बेटा मतलब आखिरी दो पार्ट्स। तो बेटा अगर इसका कंप्रेशन को 20 करना है, डबल करना है, तो kx pa के बराबर था। x को डबल कर रहे हैं तो प्रेशर डबल होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसलिए pv का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर डबल हो गया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगी। तो फाइनल वॉल्यूम पता लग गई हमको, वॉल्यूम हाफ हो गई है, तो पहले जो वॉल्यूम थी उसकी हाफ कर दीजिए, बस सिंपल बात है। ठीक है, और उसके बाद पूछा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन ऑन द राइट हैंड साइड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन कैसे बताएंगे? जो राइट हैंड साइड पर पिस्टन है उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे? ये 10 इधर गया तो 110 हो गया, तो अब इसको 50 करने के लिए इसको 60 का डिस्प्लेसमेंट देनी पड़ेगी। आया? बिल्कुल आया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन डेफिनेटली ये बेहतरीन क्वेश्चन से स्टार्टिंग करिए। आगे के क्वेश्चन में हल्के हल्के मतलब थोड़ा सा ऐसा करते हैं, पुराने पार्ट पे चलते हैं, एक एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर करके क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस थोड़े से आसान भी कराऊंगा, आप इससे ये ना सोचे कि आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, मेरे को हर एक वैरायटी को टच करना है। ठीक है, आई वांट टू टच ईच एंड एवरी वैरायटी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आर्गन एटम्स एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला पार्ट, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आर्गन एटम्स एट रूम टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रूट मीन स्क्वायर स्पीड विल बी हाफ दैट वैल्यू, है ना।
मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हाफ करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बताइए बेटा, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल तीन होती है। रूट मीन स्क्वायर होती है √3RT/m, एवरेज होती है प्यारे बच्चों √8RT/m, मोस्ट प्रोबेबल होती है प्यारे बच्चों √2RT/m। राम, ये आपको याद रहनी चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। ये आप केमिस्ट्री में करते हैं, इसके बारे में हमने ज्यादा चर्चा नहीं करी थी थ्योरी में, एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। तो √3RT/m रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बतानी। आर्गन का बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है बेटा 40। अब मॉलिक्यूलर मास का एटॉमिक मास एक ही बात है, क्योंकि वो तो एटॉमिक स्टेट में रहता है ना, इनर्ट गैस है ना, तो मोनोटॉमिक है आर्गन। तो √3RT/m ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड बतानी मेरे को। 3 आर को 8.314 लेना चाहे तो ये ले लीजिए, और नहीं तो आप 25/3 ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर क्या हो गया प्यारे बच्चों, टेम्परेचर हमको दे रखा था क्वेश्चन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास क्या था 40 ग्राम, तो 40 × 10⁻³ अब देखो प्यारे बच्चों, देखो अगर मान लो ये एग्जाम होता और मेरे को क्वेश्चन करना तो मैं इसको 25/3 लिखता, और इसको भी मैं बेझिझक 300 ही लिख देता, 298 का। अगर ऑप्शन दूर दूर के हो तो इतना मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि अभी मैं कैलकुलेशन में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। 430.7 इज द आंसर। ठीक है, अब टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा बेटा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हाफ कर रहे हैं तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा 1/4। टी को T/4 करूंगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाफ हो जाएगी। नहीं आया समझ में, आई होप आ गया होगा बेटा। अगर मेरे को रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हाफ करना है तो टेम्परेचर को 1/4 करूंगा, T/4 4 का √2 बाहर आ जाएगा, तो टेम्परेचर को फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा 298/4, जो कि क्या बन जाएगा 4 7 28, 1 4 4 16.5 केल्विन। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाए। रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हाफ करना है तो टेम्परेचर को 1/4 करेंगे, टेम्परेचर को 1/4 करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाफ हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मेरे को रूट मीन स्क्वायर स्पीड 1/3 करना है तो T/9 करूंगा तो 1/3 हो जाएगी। या कोई पूछ ले हाफ करने पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगी, टेम्परेचर को हाफ करें, टेम्परेचर को हाफ करूंगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगी पहले जो वैल्यू थी /√2, क्योंकि इसका हाफ से √2 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमको सोचना आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन अ सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर। प्लीज नोट इट डाउन। कैलकुलेट दी, बेटा आप ऐसा ना सोचें हम स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना, आप स्क्रीनशॉट से बेटा डिलीट हो जाएंगे, आप प्लीज नोट करें, है ना। कैलकुलेट दी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन अ सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर्स। एक सेकंड जरा मैं इसको रब कर देता हूं। Calculate the pressure of hydrogen in a cylinder of capacity 10 liters. It is given that the total kinetic energy of translational kinetic energy क्या होती है 3/2 nRT, भले मोनोटॉमिक हो, भले डायटॉमिक हो, भले पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर। बेटा मैं इंटरनल एनर्जी आपको याद दिला देता हूँ, F/2 nRT होती है, F की वैल्यू होती है 3, 5 और 6 फॉर मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर। पॉलीटॉमिक लीनियर के लिए होती है 5, पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर के लिए होती है 6। ठीक है, और अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो तो हर एक के लिए 3/2 nRT होती है। फॉर ईच एंड एवरी गैस इट इज 3/2 nRT फॉर मोनो, डाई, पॉलीटॉमिक, नॉन लीनियर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है प्यारे बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है मोनोटॉमिक के लिए 0, 2 × ½ nRT होती है डायटॉमिक के लिए, 3 × ½ nRT। ½ nRT 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर के लिए, ये डायटॉमिक या पॉलीटॉमिक लीनियर के लिए। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा जो होती है मोनोटॉमिक के लिए वो 0, क्योंकि I 0 होता है ना। अच्छा चलिए अब आइए देखते हैं। अब इसके बाद कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन अ सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर। लिखते चलते हैं, वॉल्यूम 10 लीटर, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इट इज गिवन दैट द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है यहाँ पे 7.5 × 10⁻³ जूल्स। ठीक है, प्रेशर निकालना है और टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
ये तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती है 5/2 एनआरटी, तो 3/2 एनआरटी दे रखा है। 5/2 एनआरटी कैसे निकालेंगे? 3 से डिवाइड कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं है बेटा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 3/2 एनआरटी, तो हाफ एनआरटी की वैल्यू हो जाएगी 2.5 पॉइंट 3 तो 2.5 इंटू 5 कर देंगे, 5 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 3। ये आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी निकल के आ गई 12.5 इंटू 10 की पावर 3, दैट इज 12,500 जूल्स। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद ये तो आ गई इंटरनल एनर्जी। अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये चीज आ गई इंटरनल। अब इंटरनल एनर्जी के बाद ये इंटरनल एनर्जी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा, वॉल्यूम दे रखी है हमको, वॉल्यूम दे रखी है 10 लीटर। हमसे पूछा था प्रेशर बताइए। अच्छा, प्रेशर कैसे बताएंगे बेटा? यहां से एनआरटी की वैल्यू निकाल सकते हैं अपॉन 3, 2.5, तो एनआरटी की जो वैल्यू आ रही है इंटू 2, 5000 आ रही है एनआरटी की वैल्यू, और एनआरटी इक्वल टू पी भी होगा। पी निकालना है, वॉल्यूम 10 लीटर, लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 इंटू 10 की पावर -3, तो ये 10 की पावर -2 आ जाएगा। इधर आके क्या आ जाएगा? प्रेशर आ गया 5 इंटू 10 की पावर 5, एंड दिस इज द आंसर, या 5 एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये मैं आपको समझा पाऊं बेटा, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन थी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से इंटरनल एनर्जी अगर निकालनी है तो बेटा हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, तो बेटा टोटल इंटरनल एनर्जी होगी 5/2 एनआरटी, है ना। तो बेटा एनआरटी आप हाफ एनआरटी यहां से निकाली, है ना, 2.5 आ रहा है, हाफ एनआरटी की वैल्यू यहां पुट कर दी, 2.5 इंटू 5 हो जाएगा फिर 12.5। फिर आपको निकालना था प्रेशर, यहां से एनआरटी निकाली, एनआरटी को पीवी के बराबर करी, प्रेशर निकाल लीजिए। क्या समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो इसको रब कर देते हैं। मेरे को लग रहा है मैं समझा पा रहा हूं आपको, कोई खास दिक्कत की बातें नहीं है। मैं मतलब बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और हम काफी टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, है ना, जितने रिक्वायर्ड है ना। मैक्सिमम टेढ़े तो मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क असाइनमेंट्स में ही कराने वाला हूँ, है ना, जो मतलब बहुत टेढ़े होंगे, लेकिन हालांकि इसमें इस लेवल को हम टच कर लेंगे कि आप जेईई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाए, है ना। अपने थ्योरी पार्ट से आप जेईई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। हालांकि हम जेईई एडवांस का कोई क्वेश्चन करा नहीं रहे, पर आपको ऐसा थ्योरी पढ़ा देंगे कि आप आराम से वो कर पाएंगे। एन ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 0.05 मीटर क्यूब। ऑक्सीजन टैंक है और वॉल्यूम दे रखी 0.05 मीटर क्यूब, ठीक है। द गैस प्रेशर इज 100 एटमॉस्फेयर, प्रेशर दे रखा 100 एटमॉस्फेयर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा 100 मतलब 10 की पावर 7 बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लीज मेरी बात सुनिए। एन ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 0.05 मीटर क्यूब, द गैस प्रेशर इज 100 एटमॉस्फेयर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन क्या क्या? फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल बतानी, ठीक है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी। टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी बात, टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी बात एक ही है ना। तो सबसे पहली बात, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, बेटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? 3/2 पीवी या 3/2 एनआरटी। बेटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो 3/2 एनआरटी होती है, कैसी भी कैसो, या 3/2 पीवी। क्यों पीवी कहना चाहता हूं? क्योंकि पी और वी दोनों गिवन है, बड़े आराम से आप पुट कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और बेटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बतानी हो तो बेटा वो होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछी है जिसकी वैल्यू होती है 3/2 kT। याद दिला देता हूं कैसे आती है, एक सेकेंड बेटा। यहां पर कभी कभी के भी कह देते हैं, बेटा प्लीज मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। बेटा 3/2 एनआरटी होती है पर मोल, सॉरी 3/2 एनआरटी होती है एन मोल्स की, ठीक है। 3/2 एनआरटी होती है पर मतलब एन मोल्स की, तो बेटा पर मोल क्या हो जाएगी? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगी? पर मोल हो जाएगी, एक मोल के लिए हो जाएगी 3/2 RT।
ये तो 1 मोल की है, तो 1 मॉलिक्यूल की हो जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब बेटा एवरेज क्यों बोल देते हैं, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की थोड़ी ना बेटा एवरेज निकाल रहे हैं, सब मॉलिक्यूल अलग अलग रफ्तार से दौड़ते हैं, तभी तो हम रूट मीन स्क्वायर एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल की बात करते हैं। याद करिए ऐसा ग्राफ आता है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या जाएगी, ये 1 मोल की है Na मॉलिक्यूल्स की, तो 1 मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी 3/2 R/Na into T, और इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10 की पावर -23। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में आपको इन जनरल गिवन रहती है, जब भी जेई का क्वेश्चन होता है ज्यादातर गिवन रहती है, वैसे आपको याद रहनी चाहिए। भूल जाए तो R की वैल्यू 25/3 और ये Na तो होता है 6 × 10 की पावर 23, तो आप बड़े आराम से वैल्यू निकाल भी पाएंगे। ठीक है, तो 1.38 × 10 की पावर -23, तो बेटा ये क्या बन के आ जाएगा 3/2 kT, 3/2 1.38 × 10 की पावर -23, और टेम्परेचर क्या था बेटा 3/2 kT, तो T को आप लिख सकते हैं PV/NR। टेम्परेचर को बेटा क्या कह सकते हैं PV/NR, करेक्ट है ना। ये टेम्परेचर हमको गिवन तो नहीं थे, पर मैं चेक करता हूँ। टेम्परेचर बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन था, तो मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं। तो टेम्परेचर तो 300 केल्विन गिवन था, मेरे को लिख लेना चाहिए था। ठीक है, 300 केल्विन गिवन था, यहां से बड़े आराम से आप निकाल लेंगे आंसर 6.21 × 10 की पावर -21। ये 23 था, 1.38 × 10 की पावर -23। अगर आपको कैलकुलेट करने का थोड़ा सा शौक हो जाता तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 से काटिए, 2 6 12, 1 आया 2 9 था 0.69, लगभग 0.7 × 9, 9 9 81, 1 8 आया, 9 6 54 और 8 62, 6.21 × 10 की पावर -21। अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। हालांकि मैं डायरेक्टली आंसर देख के बोल दे रहा था, तो आपको करना हो कैलकुलेट। अगला टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा गैस मॉलिक्यूल्स की 5/2 nRT। बेटा अगर ट्रांसलेशनल पता लग गई है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी निकाल ली है। अच्छा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले वाली नहीं बताई थी मैंने आपको, उसका आंसर था 7.5 × 10 की पावर 5। अगर कैलकुलेट करना हो तो कर सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। 7.5 × 10 की पावर 5, अगर आप ध्यान से देखें पिछले क्वेश्चन जैसा आंसर है 7.5 × 10 की पावर 5। अब बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी बतानी हो तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन डायटोमिक है 5/2 nRT। हाफ nRT की वैल्यू यहां से ले लीजिए बेटा, ये 5/2 PV या 5/2 nRT। हाफ PV क्या हो जाएगा बताइए जरा फटाफट से। हाफ लेंगे तो बेटा यहां से अपॉन 3 कर दिए 2.5 आ जाएगी, 2.5 × 5 वही पहले वाली कैलकुलेशन 5 × 2.5 × 10 की पावर 5, तो ये क्या बन जाएगा 12.5 × 10 की पावर 5 जूल्स। 12.5 × 10 की पावर 5 जूल्स। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाऊं बेटा, बहुत ही सिंपल है। बस आपको करना क्या था बेटा, इसमें जो टोटल जो बातें यूज हो रही थी वो हो रही थी बेटा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हर एक के लिए 3/2 nRT होती है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है या इंटरनल एनर्जी जो होती है बेटा वो F/2 nRT होती है। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6/2 nRT, डायटोमिक के लिए 5/2 nRT, मोनोटॉमिक के लिए हाफ nRT। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा मोनोटॉमिक के लिए 0 होती है, डायटोमिक के लिए 2 × हाफ nRT, क्योंकि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 3 × हाफ nRT, क्योंकि पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रोटेशनल वो होती है 3। ठीक है, आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर। 10 ग्राम ऑक्सीजन लिखते चलते हैं बेटा, डेटा जो गिवन 10 ग्राम ऑक्सीजन सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर, दैट इज 3 × 10 की पावर 5 Nm/m²। ठीक है, इसके बाद बेटा टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटा वो हो गया 283 केल्विन, बहुत ही शानदार। इसके बाद हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट लिख देते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, अब द गैस इज एक्सपेंडेड टू 10 लीटर्स। अच्छा,
कुछ इनिशियल वॉल्यूम है उससे 10 लीटर पे लेके जा रहे हैं, ये फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द गैस बिफोर एक्सपेंशन, वॉल्यूम ऑफ द गैस बिफोर एक्सपेंशन बतानी, टेम्परेचर ऑफ द गैस आफ्टर एक्सपेंशन बताना। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर। बेटा देखिए जरा ध्यान से, पीवी इक्वल टू एनआरटी से पूछते हैं क्या क्या मालूम है भैया तुमको? नंबर ऑफ मोल मालूम है? बिल्कुल मालूम है। 10 ग्राम ऑक्सीजन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आर बचपन से मालूम है। टेम्परेचर दे रखा है ना, प्रेशर दे रखा है, तो एक ही तो अननोन है बेटा। अगर ये भी ना होता तो कंफ्यूजन होती कि निकालना क्या है। अब तो ये एक तो अननोन है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 10/32, आर क्या हो जाएगा 0.0821, है ना। मतलब आप इसको भी मतलब सब कुछ आप वही एटमॉस्फेयर में ले लीजिए, प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर, है ना। लीटर एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो मतलब ये लीटर में आएगी फिर वॉल्यूम। ठीक है, और ये कितना हो गया, टेम्परेचर कितना दे रखा है 283। ठीक है, आपका मन हो तो आप कैलकुलेट करें, है ना। मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला हूं, आंसर आ रहा है 2.42 लीटर्स। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन है जहां पे मैं कैलकुलेशन पूरी की पूरी करके दिखाऊंगा, ऐसे बेकार क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। तो वॉल्यूम आ गई 2.42 लीटर, ये आ गई इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल टेम्परेचर बताना है बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से पूछिए क्या क्या कांस्टेंट है। बेटा देखिए गैस तो वही है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं। मैं याद दिला दे रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करने का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करने का मतलब ये होता है कि ये एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, पिस्टन इज फ्री टू मूव, यहाँ पे आग लगाई, है ना। तो बेटा यहाँ पर जी किसी भी वॉल्यूम पे हो बेटा, स्लोली स्लोली हमारे सारे प्रोसेस स्लो होते हैं, तो हमेशा पिस्टन इक्विलिब्रियम में पीए ऊपर को आएगा, mg नीचे को आएगा, और pa इंटू ए भी नीचे को आएगा। तो PAA प्लस mg बराबर P है, PAA प्लस mg बराबर P इंटू ए। तो यहां से बेटा P क्या आ जाएगा, PA प्लस mg बाय। जस्ट आपको याद दिला रहा हूं कि आइसोबारिक का मतलब ये होता है। ठीक है, है ना। कांस्टेंट लोडेड पिस्टन, है ना, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन कोई कहते तो इसका मतलब आइसोबारिक। कई बार क्वेश्चन में आइसोबारिक वर्ड नहीं कहेगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं कहेगा। तो शुरुआत के क्वेश्चन हम ऐसे ले रहे हैं जहां पर बहुत शराफत से मैं आपको कह दे रहा हूं प्रेशर इज कांस्टेंट। अभी जब आप करीब 2-3 लेक्चर के बाद के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आइसोबारिक वर्ड नहीं होगा, है ना। तो कहते हैं फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, दिमाग से सोचना होगा कि आइसोबारिक है। तो अब बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या क्या कांस्टेंट है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर बताना है। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में क्या रखा है नंबर ऑफ मोल्स, और आर तो कांस्टेंट है, वही तो अंदर है। तो V by T कांस्टेंट है, तो मतलब V1 by T1, Vi by Ti इक्वल्स टू Vf by Tf। अब इनिशियल टेम्परेचर 283, इनिशियल वॉल्यूम 2.42, और ये फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर। तो 2.42 बाय इनिशियल टेम्परेचर 283, फाइनल वॉल्यूम 10 और फाइनल टेम्परेचर T निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। और आंसर यहां से जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1169.4। फाइनल टेम्परेचर आ रहा है 1169.4 केल्विन। ठीक है, करने का तरीका पता लग गया है ना। बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे बिल्कुल टॉप लेवल तक पहुंचेंगे, लेकिन ध्यान से समझते चलिए। अगर ये आपको समझ में आ जा रहा है बेटा, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पर देखो गिवन डेटा रिलेटिवली ज्यादा है बाकी चैप्टर से कंपैरिजन में, है ना। तो जो गिवन डेटा वो आपको लिखते चलना होगा। अब कह रहे हैं इनिशियल एंड फाइनल डेंसिटी, ये तो बहुत ही बेकार बात है बेटा। इनिशियल वॉल्यूम पता है, हाँ पता है। फाइनल वॉल्यूम पता है, 10 लीटर पता है। मास पता है, बिल्कुल पता है। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से आप निकाल लेंगे, है ना। मास तो वही है 10 ग्राम, पहले वॉल्यूम थी 2.42, बाद में हुई 10, बाद में तो वॉल्यूम 10 हो गई, तो बाद में तो डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इनिशियल क्या हो जाएगी, मास है 10 और वॉल्यूम है 2.42। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर ये 2.25 होता, सॉरी 2.5 होता तो ये आ जाता 4। अब 4 से हल्का सा ज्यादा है, 4.13 आ रहा है वैसे एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और आसान क्वेश्चन देखेंगे, है ना। बीच बीच में आपको मतलब तड़का मार देंगे अच्छे क्वेश्चन का भी, है ना। चलिए इसके बाद मतलब एक अच्छा क्वेश्चन भी करा देंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आसान क्वेश्चन चले जा रहे हैं, बोरिंग नहीं रखेंगे मामला, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। बेसिकली ना आपको सारे फॉर्मूलेज यूज करने आने चाहिए, मैं आपको हर एक चीज चाहता हूँ कि आप हर एक चीज यूज कर पाए। चलिए मैं बोर्ड रब करता चलता हूँ और साथ में क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। Find the number of hydrogen molecules in 1 centimeter cube if the pressure is 200 mm Hg. Please note it down. Find
द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द प्रेशर इज 200 mmHg, प्रेशर है 200 mmHg, ठीक है, एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2400 मीटर पर सेकेंड। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दे रखी कितनी, 2400 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सोचिए, पूछा क्या क्या गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n पूछा गया। अब ऐसी कौन सी क्वेश्चन जानते हैं जिसमें p हो, v हो, है ना, VRMS हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो? डेफिनेटली काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो इक्वेशन डिराइव करती है, PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। प्रेशर पता है आपको, बिल्कुल पता है प्रेशर हमको पता है 200 mmHg है, तो क्या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? बिल्कुल कर सकते हैं। 760 mmHg होता है 1 एटमॉस्फेयर। 760, तो पहले प्रेशर को ही लिख लेते हैं, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर 760, तो 1 mmHg हो गया 1/760 एटमॉस्फेयर, तो 200 हो जाएगा इंटू 200, ये आ गया एटमॉस्फेयर में, इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5, ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर, है ना, जिसकी वैल्यू आ रही है निकल के, मतलब वैल्यू निकाली नहीं, डायरेक्टली पुट कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको मीटर क्यूब में क्या लिखेंगे, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। अब बेटा प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, तो बेटा एक मॉलिक्यूल का मास होता है, प्लीज मेरी बात सुने, तो वो क्या देगा मॉलिक्यूलर वेट, है ना, अपॉन आगे ड्रॉ नंबर, क्योंकि एक मोल का मास होता है 2 ग्राम, है ना, किलोग्राम में बात करते हैं 2 इंटू 10 की पावर -3, ये एक मोल का मास है, अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, 6.023 लेना था, बोले लिखिए। तो एक मॉलिक्यूल का मास ये भी पता लग गया, एन ये अननोन है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये भी पता है 2400, बेटा एक ही अननोन है, क्या कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, कैसे, क्या आ जाएगा 3PV बाय m VRMS स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 4.17 इंटू 10 की पावर 8। तो आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा एक क्वेश्चन मैंने ये भी करा दी जिसमें मैंने ये काइनेटिक गैस इक्वेशन यूज कर ली, PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं, इसका डायरेक्टली आंसर बता दूंगा, पूरा बोर्ड पे सॉल्व नहीं करूंगा, है ना। तो एक क्वेश्चन फटाफट से मैं रीड आउट कर रहा हूं, व्हाट इज द energy of rotational motion of molecules contained in 1 kilogram of nitrogen at a temperature of 7 degrees centigrade? ध्यान सुनिए, what is the energy of rotational motion of molecules contained in 1 kilogram of nitrogen at a temperature of 7 degrees centigrade? rotational kinetic energy पूछिए प्यारे बच्चों। चलिए पहले इसको रख कर लेते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं ध्यान से। अच्छा, PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, ये हमको याद रहनी चाहिए। टोटल इंटरनल एनर्जी जो होती है वो 3/2 nRT नहीं होती है, वो खाली मोनोटॉमिक के लिए ट्रू आया था, जो इंटरनल एनर्जी इससे निकाली थी हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन से। पर बेटा प्रेशर तो केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे ही है डिपेंडेंट, घूम जितनी तेज मर्जी रहा मॉलिक्यूल, उससे बेटा प्रेशर नहीं आता, प्रेशर आता है कितनी जोर से जाके टकराएगा। तो बेटा ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, ये याद रखें, ठीक है। पर इससे जो इंटरनल एनर्जी निकल के आती है वो केवल और केवल मोनोटॉमिक के लिए सही आती है, ठीक है। What is the energy of rotational motion of molecules contained in 1 kilogram of nitrogen? तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया बेटा 1000 ग्राम अपॉन 28, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। एट टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटा 280 केल्विन हो गया। अब नाइट्रोजन कैसी गैस है बेटा, डायटोमिक, तो बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होगी, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हाफ nRT, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बेटा डायटोमिक की 2, तो 2 इंटू हाफ nRT, दैट इज nRT इज द आंसर। क्या नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, मालूम है, R बचपन से मालूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1000/28, R 25/3, टेम्परेचर 280, बहुत ही आसान कैलकुलेशन,
ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको 8.314 ही रहने दीजिए फिर, क्योंकि कोई दमदार कैलकुलेशन ही नहीं थी। 8.314 इंटू 10 की पावर 4, 8.314 इंटू 10 की पावर 4 जूल्स। क्या समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपने देख लिया होगा, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अ vertical cylindrical tank 1 meter high has its top end closed by a tightly fitted frictionless piston of negligible weight. The air inside the gas is at an absolute pressure of 1 atmosphere. The piston is depressed by pouring mercury on it very slowly. How far will the piston descend before mercury spill over the top of the cylinder? Temperature of the air inside the cylinder is maintained constant. मैं फिर से क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। A vertical cylindrical tank 1 meter high has its top end closed by a tightly fitted frictionless piston of negligible weight. ठीक है, the air inside the cylinder is at absolute pressure of 1 atmosphere. Air inside the cylinder is at an absolute pressure of 1 atmosphere. The piston is depressed by pouring mercury on it very slowly. हल्के हल्के मरकरी डाल रहे हैं जब तक, बस कह रहे हैं हाउ फार विल द पिस्टन डिसेंड बिफोर द मरकरी स्पिल ओवर द टॉप ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन ये था, 1 मीटर हाइट का सिलेंडर है, ये नेग्लिजिबल मास का पिस्टन है ना, इस पे हमने मरकरी डाली तो ये नीचे चला गया, लेकिन एक कंडीशन है कि ये कुछ x नीचे जाने के बाद और नीचे नहीं जा पा रहा है। अब मरकरी आपने पूरी यहां तक भर दी, तो पूछ रहे हैं कितना x मरकरी आप भर सकते हैं मैक्सिमम, इसके बाद मरकरी गिर जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, आप पहले बताएं अंदर जो एयर है वही एयर अंदर है, तो PV इक्वल टू nRT, ध्यान से देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R जन्मजात कांस्टेंट है बेटा, गैस कांस्टेंट है ना, कास्ट भी कांस्टेंट है ना उसकी, तो PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट, और वॉल्यूम को भी अगर मैं लिखूं तो वॉल्यूम भी क्या है, लेंथ इनटू एरिया, तो एरिया भी कांस्टेंट है, तो बेटा PL का प्रोडक्ट बेसिकली कांस्टेंट है। अच्छा पहले क्या था बेटा, पहले फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है ना, ये 1 मीटर था पहले, या 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। पहले प्रेशर क्या रहा होगा बेटा, ये मासलेस है, तो ऊपर से PA इंटू AR, ऊपर से नीचे को फोर्स, और नीचे से आएगा P इंटू A। तो पहले तो प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, और जो कि कितना होता है बेटा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो पहले प्रेशर की वैल्यू क्या है 76, मतलब P1L1 इक्वल टू P2L2 लगा रहा हूं, 76 और पहले लेंथ क्या 100, बाद में क्या हो गया प्रेशर 76, तो यहां पे है बेटा, सॉरी थोड़ा सा बेटा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो यहां पे प्रेशर क्या है 76 प्लस x, 76 प्लस x, यहां पे जो प्रेशर आएगा, ठीक है, तो ये हमको बाद का प्रेशर पता लगे। और वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा ये, लेंथ क्या हो जाएगी 100 माइनस x, लेंथ क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 100 माइनस x। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री में भी जरूर करेंगे। अब यहां से बेटा क्वाड्रेटिक मिलेगी जिसको आप सॉल्व कर लेंगे, और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, आपने मरकरी डाली तो पहले ये ज्यादा नीचे चला, और डाली तो और नीचे चला, लेकिन अब डालने के बाद एक टाइम हो गया, गिरने की कंडीशन आ चुकी है मरकरी, तो बता रहे हैं उस टाइम तक ये कितना नीचे चला जाएगा। बेटा पहले तो प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg था इधर से, तो इधर भी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg रहा होगा, तभी तो बेटा ये इक्विलिब्रियम में मासलेस पिस्टन। अब बेटा अब क्या हो जाएगा 76, तो यहाँ पे तो 76 प्लस x हो जाएगा फाइनल प्रेशर। अच्छा P1L1 P2L2 बराबर किए, क्यों बराबर किए, क्योंकि PV इक्वल टू nRT में वॉल्यूम थी लेंथ इनटू एरिया, nRT बेटा वही गैस ट्रैप्ड है, नंबर ऑफ मोल्स वही, R वही, टेंपरेचर वही, एरिया वही, तो PL का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो 76 इंटू 100 बराबर 76 प्लस x इंटू 100 माइनस x। बेटा x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपके पास है ना, जिससे वैल्यू आप निकाल लेंगे 24 सेंटीमीटर, जिससे आप वैल्यू क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से वैल्यू निकल के आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, ठीक है, आप एक बार नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से। चलिए बच्चों करा जाए अगला क्वेश्चन। एन एयर बबल इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक एट अ डेप्थ ऑफ 11 मीटर। एक बेटा 11 मीटर की डेप्थ से एक बबल को हमने रिलीज किया है। कह रहे द टेम्परेचर एट इट्स बॉटम इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट एट द सरफेस इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर गर्म है नीचे ठंडा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बबल्स रेडियस एट द सरफेस टू
its radius at bottom. मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ. An air bubble is released from bottom of a lake at a depth of 11 meters. ठीक है, ये एक लेक है. यहाँ पे ये 11 मीटर की डेप्थ पे है, मान लीजिए बबल. जब ये यहाँ पे आएगा बेटा, आप सिंपल कभी अगर जीवन में अगर आप कभी नहाए तो बबल को आप बकेट में अगर ऊपर आते हुए देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, दबाव होता है, ऊपर आता है तो प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए फैल जाता है. अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स वही है इसके अंदर, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में चेंज क्या हो रहा है, आर वही का वही है, नंबर ऑफ मोल का वही का वही, तो पीवी बाई टी जो है वो कांस्टेंट है. तो P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 लगाना है. वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना. चलिए पहले इनिशियल प्रेशर क्या है. अच्छा, यहाँ पे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg. ठीक है, तो 11 मीटर ऑफ Hg के कारण बेटा अगर 11 मीटर ऑफ Hg को मैं 11 मीटर ऑफ वाटर है, तो ये तो वाटर है, इसको अगर मैं Hg में कन्वर्ट करूं तो इसके कारण जो प्रेशर बढ़ रहा है वही Hg के कारण कितनी हाइट में बढ़ेगा, ताकि मैं डायरेक्टली इसमें जोड़ पाऊंगा, है ना. बेटा 13.6 इंटू 10 की पावर 3 आपको दे रखी है मरकरी की डेंसिटी, है ना. क्वेश्चन में क्या रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6, है ना, इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 75 सेंटीमीटर Hg. तो 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू G इंटू H, रो जी एच. मरकरी के लिए जो हाइट आएगी, हाइट ऑफ Hg जो आएगी, और इसके कारण जो हाइट आ रही है 1000, इसकी डेंसिटी इंटू G इंटू हाइट ऑफ वाटर, वो कितनी 11 मीटर. ठीक है, तो ये G गया. तो आप अपने हाइट ऑफ Hg में आंसर निकाल लेंगे. हाइट ऑफ Hg कितनी आ जाएगी बेटा, हाइट ऑफ Hg जो निकल के आ जा रही है इक्विवेलेंट 10 की पावर 3 तो चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, और इसको सेंटीमीटर में ले लूं तो 1100 हो जाएगा बाई 13.6. तो ये हाइट ऑफ Hg के इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया कि भाई ये जो है इतना ही प्रेशर Hg की कितनी हाइट से बढ़ेगा, मतलब रो Hg G Hg इज इक्वल्स टू रो W G Hw. इसकी हाइट अगर इतनी तो उसके कारण कितनी आएगी, ताकि बेटा आप डायरेक्टली 75 में जोड़ देंगे. तो इनिशियल प्रेशर क्या है 75 प्लस 1100 अपॉन 13.6, ये इनिशियल प्रेशर है. इनिशियल वॉल्यूम क्या है, यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, आर आई क्यूब. ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर जो था बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे था 12 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे है 12 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 273 प्लस 4 क्या है 277. अब यहाँ पे प्रेशर ऊपर आके टॉप पे क्या जाएगा 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg. वॉल्यूम क्या जाएगी 4/3 पाई आर एफ क्यूब, और बेटा ऊपर आके टेम्परेचर क्या है 273 प्लस 12 दैट इज 285. निकालना क्या था, ये कटा, निकालना क्या था बेटा, कह रहे थे कैलकुलेट व्हाट इज द रेशियो ऑफ बबल्स रेडियस एट द सरफेस RF बाय RI टू इट्स रेडियस एट द बॉटम. RF बाय RI निकालना है बेटा, और कोई अननोन है नहीं, खाली कैलकुलेशन बाकी है, और आंसर आपको मिलने वाला है 1.288. बेटा आप देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, अभी कैलकुलेशन से मत घबराइए, है ना, क्योंकि बेटा जो आपको जेई में कैलकुलेशन मिलती है, हाँ डेफिनेटली अगर मैं कहूँ कि 2-3 क्वेश्चन में अच्छी कैलकुलेशन होती है, पर इन जनरल बेटा जो कैलकुलेशंस होती है बेटा बहुत सिंपल होती है. आप ऑप्शंस देख पाते हैं, बड़े आराम से एलिमिनेट कर पाते हैं. तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ. हमने किया क्या बेटा, यहाँ पर जो अंदर जो गैस थी इसके बबल के अंदर वही यहाँ पर है, नंबर ऑफ मोल्स वही आर वही, तो पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट है. यहाँ पे प्रेशर है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा रो जी एच Hg के लिए, और रो जी एच जो इसके कारण प्रेशर बढ़ रहा है वही Hg के कारण बढ़े, तो Hg के कारण कितनी हाइट होगी वो पता लग गया. तो यहाँ 75 था प्रेशर, तो यहाँ पे 75 प्लस 10 हो गया प्रेशर पता लग गया. पीवी बाई टी यहाँ पे बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड था कहते हैं टेम्परेचर, तो बेटा 277 हो गया, 273 प्लस 4/3 पाई आर आई क्यूब, और ऊपर बेटा जब पहुंच गया तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया 75 सेंटीमीटर Hg हो गया,
4/3 पाई RF क्यूब हो गया अपॉन 285। क्यों? क्योंकि बेटा हमको कहते हैं यहाँ पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 273 + 12 हो गया 285। RF/RI निकालना था बेटा, और ऊपर आके तो बड़ा ही आना था। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो RF/RI में देखता 1 से बड़ा किस किस ऑप्शन में है ना। और जहां तक उम्मीद है बेटा इतने में अपना काम बन पाता। आई होप बेटा ये समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, P1 V1/T1 और P2 V2/T2 को ही हमने बराबर किया और कुछ भी नहीं। बच्चों अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। अ वेसल कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। बेटा एक वेसल है, ठीक है, जिसमें 1 ग्राम ऑक्सीजन है। ओके, अब एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑफ 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो, 320 केल्विन। केल्विन में लिखते चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इट इज, बेटा फिर से सुन लीजिए, वेसल कंटेनिंग 1 ग्राम ऑक्सीजन एट 10 एटमॉस्फेयर एंड एट 320 केल्विन, 47 डिग्री सेंटीग्रेड था वैसे। इट इज फाउंड दैट बिकॉज ऑफ अ लीक, कोई लीक यहां पे छोटा सा लीक हो गया है ना। इट इज फाउंड दैट बिकॉज ऑफ अ लीक द प्रेशर ड्रॉप्स टू 5/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। प्रेशर जो हो गया बेटा 5/8 हो गया ओरिजिनल प्रेशर का। 5/8 ऑफ 10 इंटू 5/8 ये प्रेशर हो गया अब, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये तो प्रेशर हो गया। अब टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 केल्विन हो गया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वेसल, पहली बात है ना। दूसरी बात, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन दैट हैज लीक्ड आउट। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वेसल। बेटा वॉल्यूम निकालने के लिए बेटा यहाँ पे PV = nRT में आप देखिए क्या क्या गिवन है। टेम्परेचर पता है, R बचपन से पता है, नंबर ऑफ मोल्स 1/32 पता है, प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर पता है, 10, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल 1/32, R 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में ले रहे है ना, और टेम्परेचर 320 केल्विन। खत्म बेटा, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगी, ठीक है। आई होप बेटा इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट, अब बेटा कितने नंबर ऑफ मोल्स लीक हो गए, कितनी मास ऑफ गैस दैट हैज लीक्ड आउट। तो बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब PV = nRT को देखिए, मास को भी लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स को लिखिए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT। क्या क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम वही की वही, जो कंटेनर की वॉल्यूम वो चेंज नहीं हुई, R चेंज नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन वो भी चेंज नहीं हुआ है, प्रेशर वो चेंज हुआ। तो बेटा मैं आपको ये कह सकता हूं P/mt इज कांस्टेंट, ठीक है। तो P1/m1T1 इज इक्वल्स टू P2/m2T2। इसको बराबर करेंगे, आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे बेटा। क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, P1 इनिशियल प्रेशर बेटा क्या है 10, अच्छा सब पता है। इनिशियल मास क्या 1 ग्राम थी ऑक्सीजन, इनिशियल टेम्परेचर क्या था 320 था, फाइनल प्रेशर क्या हो गया बेटा 10 इंटू 5/8, 5/8 हो गया इनिशियल प्रेशर का। फाइनल मास कितना बचा वो तो निकालना है, और टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन। बस बेटा यहां से पता लगेगा मास बचा कितना। मास जो बचा है वो आपको पता लग जाएगा, और मास कितना बचा है आइए देखते हैं, निकालते हैं, है ना। 10 इंटू 300, ये 10, ये तो हटी, ये तो 8/5 हो गया, तो 8/5 सॉरी 8/5 इंटू 300, 8/5 इंटू 300/320, करेक्ट है। 8 4 = 32, 0 का 0, 0 0 गया। अब बेटा बचा के नीचे 20, तो 30/20 दैट इज 5 4 = 20, शायद कुछ मिस्टेक हो रही है। अच्छा ये मास इधर आता है, सॉरी ये मास इधर आता है। तो बेटा मास की वैल्यू, मास को इधर ले 320 इंटू 5/8 और 300, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 उड़ाई, 8 4 = 32, तो 20/30 दैट इज 2/3। तो 2/3 ग्राम बचा मास अंदर। तो लीक कितना हो गया बेटा, मास दैट हैज लीक्ड आउट, मास दैट हैज लीक्ड आउट वो कितना आ जाएगा बेटा 1 - 2/3, क्योंकि 1 था 2/3 बचा, तो 1/3 लीक रह गया। बेटा बिल्कुल सिंपल, PV = nRT में
है ना, मतलब मॉलिक्यूलर मास वही है, वॉल्यूम वही, आर वही, तो P/mt कांस्टेंट हो गया। बेटा ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सिंपल गैस लॉ से करते हैं, है ना। मैं ये क्यों करा रहा हूँ बेटा, ताकि आसान क्वेश्चन भी आपको करने आ जाए, मतलब मैं हर एक वैरायटी को टच करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करें बड़े आराम से देखते चले, आराम से चीजों को सीखते चले, है ना। दो दो चैप्टर का बेटा, ये दो दो सब्जेक्ट्स का बेटा चैप्टर है ना। ये फिजिक्स में भी आपको मिलता है, ये केमिस्ट्री में भी आपको मिलता है। तो बेटा ये आपको बहुत कायदे से आना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें दिक्कत रहेगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। क्योंकि बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बात फिजिक्स के खाली पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वेटेज काफी है, और दूसरा बेटा ये केमिस्ट्री में भी है। तो आप कोशिश करेंगे बेटा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, थोड़ा सा मिक्सअप रखेंगे ताकि हर टाइप की चीजें हम टच कर पाए। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होती है कल आपके साथ, है ना। और बेटा कल थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट को टच करेंगे। आज मैंने गैस लॉस को मेनली टच किया था, है ना। कल थर्मोडायनेमिक्स को भी टच करेंगे। एक क्वेश्चन तो मैं काफी अच्छा सा कराने वाला हूँ कल स्टार्टिंग में ही, थोड़ा सा ग्राफ पे रिलेटेड, है ना। तो बेटा आप क्या करेंगे, कल से पहले आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के आ जाए ताकि आप अच्छे से आराम से समझ पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मेहनत से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, है ना। और मुलाकात होती है कल आपके साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।